पहले दो केस एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एफ इक्वल्स टू एम ए। अच्छा, मास जीरो नहीं है ऑब्जेक्ट का, नेट फोर्स जीरो है, तो एक्सलेशन जीरो होगा। मास जीरो नहीं ऑब्जेक्ट का और एक्सलेशन है, तो नेट फोर्स भी होगा। दोबारा बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट का मास जीरो हो नहीं सकता, और ऑब्जेक्ट में मैं कह रहा हूं नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है? जब एक्सलेशन जीरो होगा, तो नेट फोर्स ये होगा मास इंटू एक्सलेशन, ये जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। अच्छा, अब मास जीरो हो नहीं सकता, मास नॉन जीरो है, एंड कहीं से आपको पता लग गया, somehow you came to know कि एक्सलेशन भी नॉन जीरो है, तो आपको मानना ही पड़ेगा कि नेट फोर्स नॉन जीरो, मास जीरो नहीं सकता। एंड किसी तरह से आपको पता चल चुका है कि एक्सलेशन जीरो नहीं, एक्सलेशन है, तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, नेट फोर्स रहेगा। फोर्स का यही फॉर्मूला है, एफ इक्वल्स टू एम ए। इसको हम इस चैप्टर में भी अप्लाई करेंगे। मैं आपको दो केस पढ़ा रहा हूं पहले। हाँ, सुनो, ये मान लीजिए एक मास एम है, इसको मैं दो केस में ले रहा हूं। ये लिफ्ट में है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें एक्सेशन है, और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं इसको लिफ्ट से बाहर। ऑब्जर्वर, अच्छा लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऑब्जर्वर नॉट ऑन द लिफ्ट। ऑब्जर्वर में कोई एक्सेशन है क्या? ऑब्जर्वर खड़ा है, तो ऑब्जर्वर का कोई भी एक्सेशन नहीं है। मैं लिख रहा हूं ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट एंड नॉट एक्सेलरेटिंग। अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो एक फैंसी टर्म यूज करेंगे हम कहते हैं ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में। एक टर्म है, बस एक थोड़ा सा टर्म। नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं आपसे कह रहा हूं इनर्शियल फ्रेम में हूं, मतलब मैं एक्सेलेरेशन में नहीं हूं, मेरे अंदर एक्सेलेरेशन जीरो है, मैं सेम वेलोसिटी से चल रहा हूं, तो भी मेरे अंदर एक्सेलेरेशन जीरो है। मेरी वेलोसिटी अभी, वेलोसिटी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। मैं सेम वेलोसिटी से चल रहा हूं, तो भी मेरा एक्सेलेरेशन क्या होगा? जीरो होगा। तो मैं कह रहा हूं ऑब्जर्वर एक्सेलरेट नहीं कर रहा, और अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ऑब्जर्वर इज नॉट एक्सेलरेटिंग, तो हम कहते हैं ऑब्जर्वर इज एट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर इसको लेकर कुछ ख्याल उठ रहे तो इसका मतलब बस यही है कि फ्रेम जो है वो एक्सलेट नहीं कर रहा है, या तो रेस्ट में है या सेम वेलोसिटी से चल रहा है। अच्छा, ऐसे केस में ये ऑब्जर्वर जानना चाहता है कि इस बॉडी में क्या क्या फोर्स लग रहा है। इस बॉडी में अर्थ इस मास को अपनी तरफ खींचेगा, तो एक तो इसका वेट W इक्वल्स टू एम जी नीचे लग रहा है, ये बात समझे आप? अच्छा, ये क्या है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन लिफ्ट। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अगर ऑब्जेक्ट लिफ्ट में फोर्स लगा रहा है, तो लिफ्ट भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएगा। तो एक फोर्स, ये फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स। तो ये एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। अच्छा, ऑब्जर्वर को ये रेस्ट पे दिख रहा है कि मोशन में दिख रहा है? मोशन में। लिफ्ट का जो एक्सेलेरेशन है और इस ऑब्जेक्ट का, वही एक्सेलेरेशन होगा ऑब्जर्वर के लिए, तो इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलेरेशन भी प्रेजेंट है। अच्छा, ये बात कंफर्म है कि इसमें एक्सेलेरेशन प्रेजेंट है, इसका मास जीरो नहीं है, इसमें एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है, और इस ऑब्जेक्ट में अगर एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है, मास जीरो नहीं है, तो इस ऑब्जेक्ट में एक नेट फोर्स लग रहा है, और नेट फोर्स भी जीरो नहीं हो। अच्छा, अब आप बताइए एन और एम जी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्या? अगर एन और एम जी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। पर ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सेलेरेशन में है। हम एक हम एक सैंपल प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं।
अगर इसका कोई कोई अच्छा कंक्लूजन निकल के आता है तो उसको रखेंगे, वरना मान लेंगे ऐसे कुछ पढ़ रहे थे। एक लिफ्ट में एक मास रखा है, इसका मास m जानता हूं मैं, और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा है। ऑब्जर्वर में मैं जो टर्म यूज कर रहा हूं सिर्फ आप वही सोचेंगे, ऑब्जर्वर में एक्सेलेरेशन नहीं है। एक्सेलेरेशन नहीं होने के दो तरह से हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो एक्सेलेरेशन नहीं होगा, और अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो भी एक्सेलेरेशन नहीं होगा। मैं कह रहा हूं इस ऑब्जर्वर में एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है, सॉरी, ऑब्जर्वर में एक्सेलेरेशन जीरो है। अगर ऑब्जर्वर में एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा है, ऑब्जर्वर नॉन एक्सेलरेटिंग है, तो हम कहते हैं ऑब्जर्वर एक फ्रेम में है, जिस फ्रेम को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये ऑब्जर्वर इस बॉडी में कौन से फोर्स लग रहा है वो बना रहा है। एक तो ऑब्जर्वर ये देखेगा कि ऑब्जेक्ट का एक वेट होगा, अर्थ की वजह से अर्थ पुल करेगा, वो वेट है हुआ mg। ये वेट, ऑब्जेक्ट का वेट लिफ्ट में लग रहा है, लिफ्ट एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, यह है n। अच्छा, क्योंकि ऑब्जर्वर देख रहा है कि इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलेरेशन है, लिफ्ट का जो एक्सेलेरेशन है वही एक्सेलेरेशन इस ऑब्जेक्ट का होगा, तो ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग दैट ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। मास जीरो है नहीं और एक्सेलेरेशन भी जीरो नहीं, एक्सेलेरेशन है, तो एम ए दोनों ही प्रेजेंट है, मतलब ऑब्जेक्ट में एक नेट फोर्स लग रहा है, और ये नेट फोर्स, ये नेट फोर्स अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप देखिए क्या दिक्कत आएगी। इस पे फोर्स लग रहा है, ऑब्जर्वर देख पा रहा है कि इस पे फोर्स लग रहा है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट में कितने फोर्स है, ऊपर की तरफ एन और नीचे की तरफ mg। अगर मैं n इक्वल्स टू mg कर देता हूं तो इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो, ऐसा है क्या? नहीं, इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो नेट फोर्स भी किधर होगा, ऊपर की तरफ, मतलब पक्का से n का वैल्यू mg से ज्यादा है, तो मैं n माइनस mg किया, ये ऑब्जेक्ट पे क्या है, नेट फोर्स, और ये नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर है, मैं n को ज्यादा मान रहा हूं, और ये किसके बराबर होगा, ma के बराबर, क्योंकि नेट फोर्स किसके बराबर है, ma के बराबर। ये बात समझ आई? अब इससे सॉल्व किया तो n का वैल्यू कितना आया, m mg mg प्लस na। अच्छा, ये n का वैल्यू ऑब्जर्वर डिटरमाइन कर सकता है क्या, कर सकता है। हमें जब भी नॉर्मल फोर्स चाहिए होता है हम क्या करते हैं, मैंने एक वेट लिया, इसको वेट मापने के लिए हमेशा हम स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं। mg नीचे की तरफ होगा, ये वेट स्प्रिंग को खींचेगा। अच्छा, ये वेट स्प्रिंग के लिए क्या होगा, एक्शन, तो स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, एक्शन रिएक्शन, स्प्रिंग में क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स, और यहां हम क्या लगा देते हैं, पॉइंटर, तो ये हमें बता देता है। अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस हमेशा हमें क्या बताता है, स्प्रिंग बैलेंस हमेशा क्या बताता है, रिएक्शन फोर्स। अब इसमें जो भी रिएक्शन फोर्स है, इसमें जो भी n का वैल्यू है, इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो मैं कैसे पता कर सकता हूं, इट कैन बी इन रियल सिनेरियो determined बाय स्प्रिंग बैलेंस। समझे? अच्छा, मुझे n का वैल्यू पता चल गया, मुझे ऑब्जेक्ट का मास पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, मुझे ऑब्जेक्ट का मास पता है, तो इस ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन है वो मैं निकाल लूंगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी ऑब्जर्वर कहां है, इन इनर्शियल फ्रेम। अच्छा, अब यही ऑब्जेक्ट, लिफ्ट सब कुछ वैसा है, वही एक्सेलरेशन है, अब ऑब्जर्वर अंदर आ गया। अब ये एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, ऑब्जर्वर अब एक्सेलरेटिंग है ना, हाँ, डिस्क्रिप्शन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन द लिफ्ट, ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटिंग, इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वर इज इन नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ
रेफरेंस। ये दो टर्म आपके लिए शायद नए थे। अच्छा, अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अब बताइए ये ऑब्जेक्ट इसको मूविंग दिखेगा कि रेस्ट में दिखेगा? रेस्ट। अब ये डायग्राम बना रहा है, वेट अभी भी लग रहा है mg नीचे की तरफ, और इस पर रिएक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। अच्छा, अब ये n का वैल्यू कैलकुलेट किया, तो n का वैल्यू किसके बराबर आएगा? अच्छा, रियल सिनेरियो में n कैसे मापा जाता है? रियल सिनेरियो में n कैसे मापा जाता है? स्प्रिंग बैलेंस से। तो वो स्प्रिंग बैलेंस से जब n का वैल्यू माप रहे हैं, तो वो mg के बराबर नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए। अच्छा, इसी ने n कैलकुलेट किया था स्प्रिंग बैलेंस से, तो वो इस इक्वेशन को ओबे कर रहा है। और जब वो अंदर आ गया, अब वो n का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा और कोई एक्सेशन दिखेगा ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर को? ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट किसमें दिख रहा है? रेस्ट में, जो कि है नहीं, पर दिख रहा है रेस्ट में। अच्छा, और वो n इक्वल टू mg किया, यही आना चाहिए था, पर वो n को कैसे मेजर करता है? स्प्रिंग बैलेंस से। अब वो देख रहा है ये mg के इक्वल नहीं है। अच्छा, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन फेल हो गया, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन फेल हो गया। अब आप सारे होप छोड़ दीजिए कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कभी कभी लगता है और कभी कभी नहीं लगता है। अच्छा, ऐसा नहीं है, आप होप नहीं छोड़ेंगे। आपने एन मेजर किया था और एन का आपको एक वैल्यू मिला था, अब आप मजबूरी में हैं। ये बात अभी भी सच है कि एन का वैल्यू एनजी के इक्वल नहीं है, अब आप इक्वल कर रहे हैं। और ये जो मजबूरी आपकी है, ये कब आई? जब आप इनर्शियल फ्रेम में है या नॉन इनर्शियल फ्रेम में? नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होता है, हमें अप्लाई कराना पड़ता है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, बताइए क्या कर सकते हैं इसमें? चलिए एक बात बताइए, ये एन ऊपर की तरफ है और ये mg नीचे की तरफ। अच्छा, वो देख रहे हैं कि ये जो mg का वैल्यू है और ये जो n का वैल्यू है, अच्छा कौन सा वैल्यू ज्यादा है? mg वो कैलकुलेट कर रहे हैं नीचे की तरफ, और n वो कैलकुलेट कर रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस से, कौन सा वैल्यू ज्यादा रहेगा? n का वैल्यू ज्यादा आएगा ना, तो n से कुछ माइनस करना पड़ेगा, n से कुछ माइनस करना पड़ेगा, या mg में कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो वो क्या कर रहे हैं, mg तो है ही, प्लस वो इसमें ma ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ma क्या है? फोर्स। ये फोर्स उन्होंने जबरदस्ती लिखा है ना, कब? जब वो कौन से फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल में, ताकि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन वैलिड रहे। इस फोर्स को मैं क्या कह रहा हूं, ये एक्चुअल फोर्स है क्या? नहीं, ये फोर्स को मैं क्या कह रहा हूं, इस फोर्स को हम कहते हैं स्यूडो फोर्स, इस फोर्स को हम कहते हैं फॉल्स फोर्स, इसको हम कहते हैं फिक्टिशियस फिक्टिशियस फोर्स। तो ऑब्जर्वर ने खुद ही को डिफेंड किया है। यही ऑब्जर्वर जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था, तो उसको ये इक्वेशन मिला, और यही ऑब्जर्वर जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आया, तो वो फंस गया, और उसने अपने आप को बचाने के लिए एक फोर्स यूज किया। आप याद रखना, जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वहां नहीं लगेंगे, आपको एक फोर्स जबरदस्ती मानना पड़ेगा। जो फोर्स आपने माना है, वो फोर्स का नाम ये होगा। ये समझ गए? क्लियर हो गया ये? अच्छा, एग्जाम्पल लिखिए, आप एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमें एक फोर्स हमेशा मानना पड़ता है। एक और सैंपल प्रॉब्लम देखते हैं, ये सैंपल प्रॉब्लम 1 था। और इश्ता, व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हेन ऑब्जर्वर इज नॉट एक्सेलरेटिंग, एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हेन ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटिंग? इसको नोट करो। हाँ, अब एक कार है, सुनो, एक देखो इधर, एक कार है जो किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, और उस कार के सीलिंग में, उस कार के रूफ में मैं एक पेंडुलम लगा देता हूँ। पेंडुलम। अच्छा, अगर मैं पेंडुलम लगाता हूँ और कार इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आप मानेंगे पेंडुलम इधर आ जाएगा? ये मानेंगे? कैनो?
अच्छा ये प्रॉब्लम समझ आ गया, क्योंकि तुम्हारा ये कैनो का क्वेश्चन का आंसर देने में फिर मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आज चैप्टर खत्म ही नहीं होगा। अच्छा एक कॉमन प्रैक्टिस है, एक कॉमन प्रैक्टिस है कि जब कोई कार में मैं पेंडुलम लगा रहा हूं और कार एक्सेलरेटिंग, अगर कार एक्सेलरेटिंग है तो मैं देखता हूं पेंडुलम अपनी जगह छोड़ देता है और वो पेंडुलम एक डिग्री में घूम जाता है। दिस इज बीइंग ऑब्जर्व, लेट अस एक्सप्लेन दिस। मत बात करा बस, 5 मिनट लगेगा बस। अच्छा ये कार एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलेरेशन ये है, और यहां मैंने पेंडुलम लगाया, ये पेंडुलम सुनो इधर, ये पेंडुलम घूम के इधर आ जाएगा और ये एंगल होगा थीटा। अब दोबारा यही कार बना रहा हूं, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, काश ऐसा कर पाता। क्या? हाँ सुनो, अच्छा ये कार अभी भी एक्सेलेरेट कर रही है, अब हम दो केस फिर पढ़ रहे हैं। अच्छा ऑब्जर्वर, डिस्क्रिप्शन, मत बात करो, डिस्क्रिप्शन बाय ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर एट रेस्ट है, तो ये कौन से फ्रेम में? इनर्शियल। डिस्क्रिप्शन बाय ऑब्जर्वर एट इनर्शियल, एट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये होगा, अब ऑब्जर्वर अंदर आ गए, डिस्क्रिप्शन बाय ऑब्जर्वर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सुनिए इधर, इस पेंडुलम में क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, हम वो डिसाइड करेंगे, और कहीं कुछ नहीं समझ आए तो बोलना उसको, वरना इस चैप्टर का पूरा, हाँ कार से बाहर है, रेस्ट में, गाड़ी से गाड़ी को जाते हुए देख रहे हैं, अरे वो ठीक है सामने ही, मतलब साइड में, ये पेंडुलम, ये ऑब्जर्वर बाहर है, और ये ऑब्जर्वर एट रेस्ट था, यहां एक्सलेशन क्या है? जीरो, और यहां एक्सलेशन नॉट इक्वल्स टू जीरो। अच्छा ये जो मैंने बनाया चारा जी, ये कार का रूफ है, ये कार का रूफ है, और इसमें एक्सलेशन कितना है? ए, ये पेंडुलम पहले यहां होता, अब ये पेंडुलम कहां है? यहां पर। अच्छा ये एंगल कितना है? थीटा। यहां पे एक ऑरिजिन बना लीजिए, यहां एक ऑरिजिन बना लीजिए। अब बताइए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना है? ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है ना? बेशक, बेशक, ये बात मानेंगे। अच्छा ये जो पेंडुलम है कार की सीलिंग से एक रस्सी से हैंग है, तो रस्सी में एक खिंचाव महसूस करेंगे आप, वो फोर्स क्या है? टेंशन फोर्स। अच्छा अब इसको मैं एक इसको मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल मान रहा हूं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना? देवा बेटा ये क्या है? T cos थीटा। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? ये ऐसा है, दिस इज लाइक दिस, ये क्या है? टेंशन फोर्स, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है? नॉर्मल। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये क्या होगा?
थीटा, ये क्या है टी, ये क्या है बेस, तो मैं बेस को क्या लिख सकता हूं टी कॉस थीटा ना। हाँ बोलना, कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय, तो बेस क्या होगा हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, और हाइपोटेन्यूज क्या है टी कॉस थीटा, ये बेस, इसलिए मैंने इसको टी कॉस थीटा लिख दिया, चलेगा। अच्छा, और ये परपेंडिकुलर है, ये क्या होगा टी साइन थीटा ना, समझ आया बेटा, तुम लोगों को समझ आया सबको। अच्छा, ये अगर टी साइन थीटा है तो ये भी कितना होगा, इसको मैं क्या बोलूंगा टी साइन थीटा बोलूंगा। अच्छा, ये क्या है टी कॉस थीटा, ये टी कॉस थीटा है, और ये क्या है टी साइन थीटा। हेलो, लीजिए, ये टेंशन फोर्स है, और यहां मैं एक ऑरिजिन बना रहा हूं ऐसे, ये रहा मेरा मास, ये ये ऑब्जेक्ट पहले कैसे था यहां पर, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अब आप इसको एक ट्रायंगल मान लीजिए, ये टी है तो ये क्या होगा टी कॉस थीटा, और ये क्या होगा टी साइन थीटा, और अगर ये टी साइन थीटा है तो ये इसके पैरेलल है, ये भी क्या होगा टी साइन थीटा। ये टेंशन फोर्स था, थीटा जिसके साथ लगा है वो कॉस थीटा, और थीटा जिसके साथ नहीं है वो साइन थीटा, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, समझ आया नंदन, दूसरी वाली चीज। चलिए इधर आइए, आगे बढ़ सकता हूं मैं, सभी का हो गया बेटा, समझिए आप। चलिए इधर बताइए, ये ऑब्जर्वर क्या देख रहा है, ये कार का एक्सलेशन इस डायरेक्शन में, ये एक्सलेशन इस डायरेक्शन में, तो ये जो पेंडुलम का बॉब है इसका एक्सलेशन किधर इसी डायरेक्शन में, ये कार अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये जो बॉब है ये घूम गया है थोड़ा, पर जा किधर रहा है इसी डायरेक्शन में, है ना। अच्छा, ये अगर एक्सलेटिंग है, व्हाट इज द एक्सलेशन, जो कार का एक्सलेशन वो बॉब का एक्सलेशन, ऑब्जर्वर देखेगा ना ये एक्सलेट कर रहा है, पक्का देखेगा। अच्छा, मास जीरो हो नहीं सकता, एक्सलेशन जीरो है नहीं, तो इस पे एक नेट फोर्स लग रहा है, वो नेट फोर्स कौन लगा रहा है, एक्सलेशन इधर है, एक्सलेशन इधर है, तो मैं क्या लिखूंगा एफ नेट एम ए के बराबर, ओए ओके। अच्छा, यहां पर इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, टी साइन थीटा या टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूं एम ए किसके बराबर है टी साइन थीटा। अच्छा, वेट की बात तो मैंने करी नहीं, इसका एमजी भी तो है, वेट नीचे की तरफ है ना। अच्छा, ये वेट देवरती, ये टी कॉस थीटा के बराबर होगा ना। हाँ, तो मैं क्या लिख सकता हूं एम जी इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा, इसको इक्वेशन वन नाम दे दिया और इसको इक्वेशन टू। अब मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, मैं थीटा को हटा देता हूं, स्क्वायरिंग वन एंड टू एंड एडिंग, मैं क्या लिख सकता हूं बाबरी टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर साइन स्क्वायर पहले लिखा मतलब ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। नंदा जी समझ आई बात। अच्छा, तो टी क्या हो जाएगा, ये वन हो गया, टी को स्क्वायर रूट कर देता हूं, यहां से एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा एम ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस, तो इसमें कितना टेंशन फोर्स लग रहा है वो निकाल लिया ना मैंने, ये बात समझे, कोई डाउट जरा सा भी नहीं। अब देखिए ये बेचारा फंस गया, ये पहले ऑब्जेक्ट को कहां से देख रहा था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब ये कहां आ गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक डायग्राम और देखो बेचारा दुविधा में पड़ जाएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन बाय ऑब्जर्वर,
ये एक्सेलरेशन में था, ये एंगल थीटा। अच्छा फिर यहां ओरिजिन बना रहा हूं, ये एंगल थीटा है, ये क्या है कनिष्ठ, टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा किसके बराबर है, एमजी के बराबर। टी कॉस थीटा एमजी के बराबर है ना, आप समझे। ओके प्लीज पे मी सम अटेंशन। टी कॉस थीटा किसके बराबर है, एमजी के बराबर। अच्छा ये वाला फोर्स क्या है, टी साइन थीटा। अब बताइए इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट घूमता हुआ दिखेगा क्या, मोशन में दिखेगा क्या। वो जब कार से बाहर था तो वो पेंडुलम सामने से गया था, पर वो जब कार के अंदर है तो पेंडुलम घूम गए और उसको हमेशा ऐसे दिखेगा। जब ऑब्जर्वर अंदर है तो वो उसको पेंडुलम घूमता हुआ दिखेगा। जब ये ऑब्जर्वर बाहर है तो पेंडुलम उसको एक पोजीशन से मूव करता हुआ दिखेगा, लेकिन जब वो अंदर ही बैठे है तो उसको वो रेस्ट में दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा ना। अच्छा तो यहां मैंने टी साइन थीटा को क्या लिखा था, एम ए। इसका मास जीरो नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन है। एम ए क्या होता है, फोर्स। अच्छा वो फोर्स कौन सप्लाई कर रहा, टी साइन थीटा। अच्छा अभी इसका मास है, पर क्या इसमें एक्सेलरेशन दिखेगा ऑब्जर्वर को, दोबारा बोल रहा हूं, इसमें मास है, एक्सेलरेशन दिखेगा ऑब्जर्वर को। अच्छा ये एक्सेलरेशन का होना ना होना किस बात पे निर्भर कर गया, वो किस रेफरेंस से देख रहा है। तो जब वो अंदर से देख रहा है तो बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है, मास है, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। मतलब टी साइन थीटा को क्या लिखोगे, वो तो जीरो है। अब वो टी साइन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। समझी। अच्छा वो क्या लिख रहा है, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, और टी साइन थीटा ये किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। सुनो ना, यही बाहर से सॉल्व करके अंदर जाके बैठा था, यही आदमी बाहर से सॉल्व किया था। एंड टी साइन थीटा किसके बराबर आया था, अब यह किसके बराबर आ रहा है, क्यों, एक्सलेशन तो हो ही नहीं रहा। ऐसा हो सकता है, उसका दिल जानता है कि टी साइन थीटा एम ए के बराबर, बस अंदर आके तो बैठा हूं और क्या किया, और टी साइन थीटा किसके बराबर हो गया, जीरो। इज दिस पॉसिबल, नहीं। अच्छा अब आप क्या लगा दीजिए, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको स्क्वायर कीजिए। सुनो तो इधर, इसको स्क्वायर कीजिए। अच्छा इसको स्क्वायर करने का कोई फायदा नहीं, इसका वैल्यू क्या है, जीरो। आप इसको स्क्वायर करेंगे तो दोबारा टी का वैल्यू आएगा, दोबारा टी का वैल्यू ये नहीं आएगा, जबकि टेंशन फोर्स आप निकाल के बैठे। अच्छा ताकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन काम कर रहे हैं, नॉट वर्किंग। अच्छा वो क्या कर रहा है, वो जानता है यही वैल्यू आएगा, तो व्हाट ही इज डूइंग इज दिस। चलिए एक बात बताइए, टी साइन थीटा इधर लग रहा है ना, श्रीजा, मैं बहुत हमली तुमसे पूछ रहा हूँ, बहुत सॉफ्टली पूछ रहा हूँ, टी साइन थीटा क्या है, एक फोर्स है ना, टी क्या है, श्रीजा माई चाइल्ड, टी क्या है, फोर्स। अच्छा टी साइन थीटा भी क्या है, फोर्स। तो वो फोर्स कहां लग रहा है, इस डायरेक्शन में। फोर्स लगने के बावजूद, लिटिल फोर्स लगने के बावजूद वो ऑब्जेक्ट उसको किसमें दिख रहा है, रेस्ट में। मतलब कोई एक फोर्स है जो इस टी साइन थीटा को कैंसिल कर रहा है। टी साइन थीटा क्या दिख रहा है, जीरो। ये जीरो हो सकता है, नहीं। टी साइन थीटा किधर लग रहा है, इधर, इधर एक फोर्स लग रहा है, उसके बावजूद ऑब्जेक्ट उसको किसमें दिख रहा है, रेस्ट में। मतलब कुछ है जो टी साइन थीटा को कैंसिल कर रहा है। टी साइन थीटा इधर लग रहा है, टी कॉस थीटा एमजी इक्वल हो चुका है, टी कॉस थीटा और एमजी इक्वल हो चुका है। अच्छा ऑब्जेक्ट में टी साइन थीटा लग रहा है और ऑब्जेक्ट उसको किसमें दिख रहा है, रेस्ट में। एक फोर्स इधर लग रहा है, फिर भी ऑब्जेक्ट किसमें दिख रहा है, रेस्ट में। मतलब कोई एक और फोर्स है जो टी साइन थीटा को कैंसिल कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट में टी साइन थीटा लग रहा है, वो देख रहा है टी साइन थीटा लग रहा है,
स्टिल द ऑब्जेक्ट इज अपरेंट टू बी एट रेस्ट। एक फोर्स लगने के बाद भी तुम्हें एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिख रहा है, मतलब कोई एक और फोर्स है जो उसको कैंसिल कर रहा है। ये बात समझ आई? तो वो एक इक्वेशन लिख रहा है अपनी इज्जत बचाने के लिए कि टी साइन थीटा, देयर इज सम फोर्स विच इज कैंसिलिंग टी साइन थीटा, और वो क्या लिख रहा है, माइनस एम ए इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब टी साइन थीटा क्या हो गया, 0। तो अब इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, टी साइन थीटा इक्वल्स टू अगेन व्हाट, एम ए। ये जो काम उसने किया है, ये जो काम, अच्छा ये जो एम ए, ये उसने जबरदस्ती लिखा है ना। वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली रेस्ट में है क्या? वो ऑब्जेक्ट उसको रेस्ट में कब दिखा, जब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया। तो अपना ही कैलकुलेशन बचाने के लिए उसने एक जबरदस्ती फोर्स लिखा है। ऐसा कोई फोर्स लग रहा है उस पर? नहीं। अच्छा, जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में आते हैं तो आप एक फोर्स और लगाते हैं। इस फोर्स का नाम क्या है, स्यूडो फोर्स एंड फॉल्स फोर्स, और फिर एक बार लिखा हूं फिक्टिशियस फिक्टिशियस फोर्स। अच्छा, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम है। फिर टी किसके बराबर आ गया, एम रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो आपको एक फोर्स का सहारा लेना पड़ेगा जब आप कहां आ जाएंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अच्छा, ये कंक्लूजन आप याद रखिए। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक में, आप समझे। नॉट एक्सेलरेटिंग, हम क्या बोलते हैं, वो कौन से फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम। एंड जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है तो वो कौन सा फ्रेम है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन कब फेल होते हैं, जब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहेगा। तो हमें एक झूठे फोर्स का सहारा लेना पड़ता है, दैट फोर्स इज स्यूडो फोर्स, फॉल्स फोर्स और फिक्टिशियस फोर्स। ए, ये फॉल्स, ए, ये एमए क्यों लिखा है मैंने, माइनस एमए क्यों किया है, बिकॉज ऑब्जर्वर सीज द पेंडुलम टू बी एट रेस्ट, because the observer sees the bob at rest। रेस्ट में क्यों है अर्गदीप, एमजी टी कॉस थीटा के बराबर है, ना वो नीचे जाएगा ना वो ऊपर। ऑब्जर्वर क्या देख रहा है, वो ना नीचे जा रहा है ना, इसी तरह ध्यान से सुन, ऐ सुन। ऑब्जर्वर क्या देख रहा है, ये पेंडुलम ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, मतलब टी कॉस थीटा एमजी के बराबर है। अच्छा, ऑब्जर्वर देख रहा है टी साइन थीटा लग रहा है, फिर भी वो इधर नहीं जा रहा है, ना वो इधर जा रहा है ना वो इधर जा रहा है, मतलब टी साइन थीटा को कैंसिल कर रहा है। ये बात समझ, टी साइन थीटा कौन सा कैंसिल कर रहा है, उसने लिख दिया एम ए, टी साइन थीटा माइनस एम ए इक्वल्स टू 0। टी साइन थीटा एम ए के बराबर है, जस्ट टू मेक सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टू बी वर्किंग ही यूज दिस फोर्स। बेटाऊ, बिकॉज द ऑब्जर्वर सीज द बॉब एट रेस्ट, ये बॉब हुआ। अब सुनिए, सुनो क्वेश्चन। क्लास, सुन, क्लास 11 में मेरे दोस्त से क्या बात हो रही है, वो कह रहा है कि क्लास 11 में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा, 10 में तो था, 9 में था, वो सब तो याद भी नहीं था। अच्छा, क्वेश्चन क्या था उसका कि देख भाई, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ मून को और मून अर्थ को ग्रेविटेशन फोर्स एक दूसरे की तरफ अटैक कर रहे हैं ना। हमने पढ़ा है एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू आर स्क्वायर। और अर्थ का मास क्या है, ज्यादा, अर्थ का मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया ज्यादा होगा, तो अर्थ मून की तरफ नहीं जाएगा। मून का अर्थ, सॉरी, मून का मास क्या है, कम,
मैं अर्थ सरफेस से ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखता हूं, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है और ऑब्जेक्ट अर्थ को अट्रैक्ट करता है, पर ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे आता है क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है, तो वो रेस्ट में रह जाता है। इसका मास कम है, इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट कम है, तो नीचे आ जाता है। अच्छा, इन दोनों में मास में डिफरेंस है, तो कौन किसकी तरफ खींचाएगा? मून अर्थ की तरफ खींचा आना चाहिए, पर नहीं आता है। अच्छा, ये बात सच है कि मून पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, लगा रहा है ना? और अगर फोर्स लग रहा है F इक्वल टू एम, तो इस पे एक एक्सेलरेशन भी है, इस पे एक एक्सेलरेशन भी है, और वो एक्सेलरेशन भी किधर है? अर्थ की तरफ। तो ये इधर कोलैप्स क्यों नहीं कर गया? क्यों नहीं कर गया? जब ये बात समझाना पड़ा उसको, तो हम आपस में एक दूसरे को ऐसे समझा रहे, नहीं, ऑब्जेक्ट का अर्थ के ऊपर होना और मून का अर्थ के अराउंड होना में डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट कोई मोशन में नहीं था ना, लेकिन मून एक मोशन में है। व्हाट इज दैट मोशन? सर्कुलर मोशन। अब मैं उसको क्या बोल रहा हूं और वो मुझे क्या बोल रहा है? ये बात तो पक्की है कि मून में एक फोर्स लग रहा है अर्थ की तरफ, फिर भी वो कोलैप्स नहीं कर रहा। तो इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए, इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए बाहर की तरफ एक और फोर्स लग रहा है। इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए बाहर की तरफ एक और फोर्स लग रहा है, एंड ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए ये अंदर नहीं आ रहा। अच्छा, फिर हमने मजाक मजाक में बहुत कैजुअल वे में ये कह दिया, मून इज इन सर्कुलर, मून इज इन सर्कुलर मोशन। बस आप अभी कोई सवाल मत पूछिए। तो अब टीचर क्लास में क्या पढ़ा के गए थे वो बता रहा हूं। अगर कोई फोर्स सेंटर की तरफ लगता है तो उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल। और अगर कोई फोर्स सेंटर से दूर जा रहा है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ये फोर्स सेंटर की तरफ है ना बाबू, ये कौन से मोशन में है? और अगर सर्कुलर मोशन में है तो इसका एक सेंटर होगा, हर सर्कुलर मोशन का एक सेंटर होगा। ये फोर्स सर्कुलर मोशन के सेंटर के तरफ है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंटर की तरफ है। अच्छा, ये फोर्स सेंटर की तरफ है कि सेंटर से दूर है? ये सेंटर से दूर है, इसको हमने कह दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये फोर्स क्या है? सेंट्री, ये फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सर क्लास में पढ़ा के गए, तो हमने एक दूसरे को समझा दिया। अच्छा, सर ने बताया था जब सर्कुलर मोशन होता है तो दो फोर्स होते हैं, एक सेंटर की तरफ और एक सेंटर के बाहर, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए मून अर्थ की तरफ नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो बात हम एक दूसरे को बोल रहे हैं, ये सारी बात अगले क्लास में गलत साबित हो गई। हम तब सांत्वना दे रहे थे एक दूसरे को, और फिर जो थ्योरी चली, अब मैं उस थ्योरी में आ रहा हूं। ये दरअसल क्या है, क्वेश्चन समझ आया? अच्छा, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की चर्चा आप कब करेंगे? जब ऑब्जेक्ट, हमेशा। क्लियर है यहां से? ओके। जो डिस्कशन हमने किया वो क्या था? सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये डिस्कशन ही हमारा गलत। और जो एक्चुअल में हो रहा था वो क्या है, वो क्लास में हम डिस्कस करते। अच्छा सुनो ना, इनोसेंस की हद देखो। जब लॉजिक काम नहीं करते हैं तो हम एक्सप्रेशन देने के लिए दो वर्ड यूज करते हैं, जैसे और वैसे। जैसे और वैसे। जब कोई लॉजिक नहीं होता हम क्या कहते हैं? जैसे वो होता है, मतलब कुछ एक घटना घटी है, मुझे उसका लॉजिक नहीं पता है, रीजन नहीं पता है, तो मैं आपको जोड़ देता हूं। तुमने देखा जैसे वो होता है वैसे ये होता है। अच्छा, तुमने मान लिया, हाँ हाँ, मैंने उसका भी लॉजिक नहीं किया, इसका भी नहीं। हम एक दूसरे को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन का मास न्यूक्लियस के मास के आगे बहुत कम है,
तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है ना। अच्छा, इस पे फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इस पे एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा। ये क्यों नहीं आया अंदर? तो हमने कहा नहीं नहीं नहीं, सर ने कहा था सर्कुलर मोशन। इलेक्ट्रॉन किसमें? सर्कुलर मोशन, और फिर वो अंदर नहीं आ रहा, मतलब यहां एक और फोर्स लग रहा है, वो क्या है? मजा आ रहा है हमें, सब कुछ एक्सप्लेन हो रहा है। एक बात हमने और करी, हमने क्या कहा कि मेरे हाथ में रस्सी बांधकर मैं एक पत्थर को हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहा हूं। तो ये जो रस्सी है, इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन फोर्स। तो ये मेरे हाथ में क्यों नहीं आ जा रहा? फिर मैंने देखा कि ये कौन से पोर्शन में, तो यहां एक फोर्स है। अच्छा, ये फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल, और ये फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और हर बार हम क्या करें, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। फिर मतलब आप किस लेवल के इनोसेंस में जा सकते हैं। हमने फिर ये भी कह दिया कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स है भाई, ये एक्शन है और ये एक्शन रिएक्शन फोर्स, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा, अब हम खुशी खुशी कर गए कि आज हमने एक थ्योरी पढ़ी। अच्छा, ये एक्शन रिएक्शन हो सकते हैं। दूसरे दिन पहली क्लास में आके हमें मानो किसी ने थप्पड़ मार दिया, सर ने कहा दोज हु आर थिंकिंग these two forces are action reaction, they all are dash। एक्शन रिएक्शन, मैं हाथ दीवार पे मार रहा हूं, तो मेरे हाथ ने दीवार पे क्या किया? एक्शन। और दीवार मेरे हाथ पे क्या कर रहा है? रिएक्शन। मतलब एक्शन और रिएक्शन होने के लिए आपको दो ऑब्जेक्ट चाहिए, यहां तो एक ही ऑब्जेक्ट है, इस पे सेंट्रीपिटल लग रहा है और इस पे, तो कौन किस पे एक्शन किया, कौन किस पे? तो पहली बात, ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं है। दूसरी बात, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल भी नहीं करते। तो फिर हो क्या रहा है, अब हम उसमें आते हैं। अच्छा, ये सब कुछ पढ़ने के बाद आप सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के 6-7 डिफरेंस लिख सकते हैं अगर, तो आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल समझ आ गया, वरना ये क्लास दोबारा कराना पड़ेगा। ये समझ आ गया? चलिए इधर आइए। अब थ्योरी में क्या पढ़ाया गया? पहली बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करना चाहता है या कर रहा है, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, वरना सर्कुलर मोशन होना संभव नहीं है। ऐसा क्यों? ये देखिए, फोर्स क्या कर सकता है लिटिल रॉय? फोर्स क्या कर सकता है? अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, या फिर डायरेक्शन, या फिर डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अनबैलेंस फोर्स ये तीनों काम कर सकता है। अच्छा बताइए, इसमें इसमें वेलोसिटी चेंज होगी, इसमें वेलोसिटी चेंज होगी। अच्छा, इसमें वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं कह रहा हूं डायरेक्शन बदल गया तो वेलोसिटी बदलेगी, कोई डाउट इसमें? नहीं। अच्छा, अब सुनो, लिसन लिसन, डायरेक्शन बदल गया तो वेलोसिटी बदल जाएगी। ये ऑब्जेक्ट की इस ऑब्जेक्ट का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ये रहा ओरिजिन, ये ईस्ट नॉर्थ। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है? स्पीड का डिरेक्शन से कोई लेना देना है? नहीं। स्पीड कितनी है 5 मीटर पर? ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं परपेंडिकुलरली। अरे यार सुन तो, मैं एग्जैक्टली बस इतना फोर्स लगा रहा हूं कि इसका स्पीड कितना रहे, 5 मीटर पर सेकेंड, बस इसका डायरेक्शन बदल जाए। डायरेक्शन बदल गया ना, आप समझे? ये देखिए जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, मैंने परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगाया। अच्छा, ये बदल गया ना, इसकी स्पीड कितनी रही? 5 मीटर पर सेकेंड, बट क्या बदल गया? डायरेक्शन। अब ये किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ, और मैंने परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगाया, ध्यान रखना। जैसे मैंने परपेंडिकुलरली फोर्स लगाया, अब ये किधर मुड़ गया? इधर। अच्छा, ये पहले कहा था ईस्ट, स्पीड वही है,
5 मीटर पर सेकेंड, क्या बदल गया? डायरेक्शन। अब ये किधर है? साउथ ईस्ट की तरफ। अच्छा, फिर मैंने एक फोर्स लगाया परपेंडिकुलर, तो अब ये फिर मुड़ जाएगा, अब ये साउथ की तरफ आ गया। फिर मैंने एक फोर्स लगाया इधर, तो अब ये फिर मुड़ेगा, अब ये किधर मुड़ गया? साउथ वेस्ट। अच्छा, स्पीड वही है, फिर एक फोर्स लगा दिया मैंने, अब ये सीधा हो जाएगा वेस्ट की तरफ। अच्छा, फिर एक फोर्स परपेंडिकुलर, अब ये मुड़ गया इधर, फिर एक फोर्स लगाया, अब ये मुड़ गया इधर, अब फिर एक लास्ट फोर्स लगाया और ये किधर आ गया? इधर आ गया। ये बात समझे? अच्छा, फिर मैं चाहता हूं ये इधर मुड़े, तो फिर मुझे एक फोर्स लगाना होगा इधर। ये बात समझे? मैंने कितने फोर्स लगाए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। जो बेचारा सीधा जाना चाहता था वो हेक्सागन जैसा हो गया। ऑक्टागन जैसा, वो ऑक्टागन जैसा हो गया। मैंने कितने बार फोर्स लगाए? 8 बार। अब मान लीजिए इस ऑक्टागन को थोड़ा बड़ा कराता हूं, सुनिए सुनिए। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट में मैं बहुत बार फोर्स लगा, अच्छा इतनी बार कि ये सीधा जाना चाहता है और मैं फोर्स लगाया, ये सीधा जाना चाहता है और मैं फोर्स लगाया और हाथ को हटाया ही नहीं, तो ये बेचारा ऐसे मुड़ने लग जाएगा ना, ये मुड़ने लग जाएगा ना। अच्छा, तो मैं मैं कितनी बार, अच्छा ऐसे समझो, ये सीधा जाना चाहता है, मैंने फोर्स लगा दिया, फिर ये इधर गया फोर्स लगा दिया, फिर गया फोर्स लगा दिया, और ऐसे फोर्स में अनगिनत बार लगाता हूं। तो ये ऑब्जेक्ट जहां जहां होगा उसके सारे लोकस को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, वो लोकस कैसा होगा? अब ये हेक्सागन आपको क्या दिखने लग गया है? सर्कल ना। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उस पर हमेशा फोर्स लगा रहेगा। अब बताइए फोर्स में कैसे लगा रहा था? और हीरो लोग, अगर ये सर्कुलर मोशन है तो ये क्या है? सेंटर। और ये फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? सेंटर की तरफ ना। मतलब दोनों बात सच है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कौन से मोशन में होगा? सर्कुलर मोशन। अब मैं वर्ड बोल रहा हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? स्पीड कांस्टेंट है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, क्या कांस्टेंट है? स्पीड। क्या बदल रहा है? वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी इसलिए नहीं बदल रहा कि स्पीड बदल रहा है, वेलोसिटी इसलिए बदल रहा है क्योंकि डायरेक्शन बदल। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी कौन बोला? हाँ, विथ कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज, इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ आ गया? क्या हुआ? अच्छा, ए बात मत करो, समझ आया उनको कह रहा हूं। इधर देख, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तूने एक बार फोर्स लगाया और ये इधर घूम गया, तूने दूसरी बार फोर्स लगाया, ये इधर घूम गया, फिर तूने तीसरी बार फोर्स लगाया तो ये इधर घूम गया।
अच्छा, तेरे 3 बार फोर्स लगाने से ये स्ट्रेट लाइन में जाने वाला स्क्वायर में आ गया। तूने एक बार फोर्स लगाया, इसको मोड़ दिया, फिर फोर्स लगाया, इसको इधर मोड़ दिया, फिर फोर्स लगाया, इसको इधर मोड़ दिया, ये स्ट्रेट लाइन में जाने वाला तेरे फोर्स लगाने की वजह से स्क्वायर में आ गया ना। तूने कितनी बार फोर्स लगाया? 3 बार लगाया इधर। अच्छा, मतलब मैं जितनी ज्यादा बार फोर्स लगाता रहूंगा, ये पहले स्क्वायर है, फिर पेंटागन बनेगा, फिर हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। इस तरह से वो एक टाइम आएगा जब वो कैसा दिखने लगेगा, मतलब वो ऐसा दिखेगा ना। समझा? समझे? तो ये फाइनली क्या दिख रहा है मुझे? सर्कुलर मोशन। मिटाऊं? तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेलोसिटी वेरिएबल है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बॉडी में एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं? जब जब वेलोसिटी बदलती है तभी आवाज उठती है, बधाई हो, एक्सेलेरेशन का जन्म हुआ है। डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी बदल गई, और वेलोसिटी बदल गई मतलब एक्सेलेरेशन है। अच्छा, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटिंग है या नहीं है? एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, वो एक्सेलरेटिंग है या नहीं है? अरे, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो बदल रही है। वेलोसिटी इज वेरिएबल बिकॉज डायरेक्शन इज, बिकॉज डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, बिकॉज डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजेस। अच्छा, डायरेक्शन बदल रहा है मतलब एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। अब ये बता नंदू, एक्सेलरेशन है, मास है, तो फोर्स लग रहा होगा। अब वो फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? सेंट्री, सेंटीमीटर ना। एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। थोड़ा सोच कर आंसर देना। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहां लगता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिक्वायर्स centripetal force to be acted upon the body in circular motion. एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड होता है mv²/r। ये कैसा है? ये मानो ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, और ये r रेडियस में है, और ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा? mv²/r। ये डेरिवेशन अभी नहीं करा रहा, नेक्स्ट क्लास में करा रहा हूं। इस पे कितना सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है? mv²/r। अच्छा, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और इसका डिरेक्शन क्या होगा? along the radius, along the radius towards the, along the radius towards the center। चलेगा? अच्छा, नाउ आई वांट, hey, all your attention please, look at me। सेंटीमीटर फोर्स कहां लग रहा है? along the radius towards the, always। अच्छा, तो एक्सेलेरेशन भी कहां है? along the radius towards the। अब बताइए, एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन। अच्छा, एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? क्यों? हाँ, डायरेक्शन पर एक्सेलेरेशन तो मैं कह रहा हूं along the radius towards the center है। फोर्स कहां है? along the radius towards the center। तो एक्सेलेरेशन भी कहां है? along the radius towards the। तो ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? चलिए एक बात देखिए, मान लीजिए
यहां एक पॉइंट है और मैं हमेशा इस पॉइंट को देखूंगा, तो मैं क्या देख रहा हूं, टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, अब ये मानो ईस्ट है, ये वाला, ये मानो ईस्ट है, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ। अच्छा, मैं इस पॉइंट की तरफ देख रहा हूं, इस पॉइंट की तरफ, ये वाला पॉइंट, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट। अच्छा, अभी मैं कहां देख रहा हूं, टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन आगे क्या है, नॉर्थ। अब मैं घूम गया, अभी मैं कहां देख रहा हूं, टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन घूम के मैं किधर आ गया, वेस्ट की तरफ। तो मैंने आधी बात कही है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन ये अपना डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है ना। तो एक्सलेशन यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। एक्सलेशन इज प्रेजेंट एंड इज नॉन यूनिफॉर्म बिकॉज द डायरेक्शन is still continuously changing. Speed remains constant, velocity is variable, it is acted upon by centripetal force whose direction is along the radius towards the center. It is also accelerating and the acceleration is non-uniform because the direction continuously changes. Made out? Captain is the word which used to be remain constant. किसी एक सेशन में कैप्टन का काम कौन कर रहा था, वो स्टूडेंट, वो श्रेया अग्रवाल। अच्छा, किसी एक सेशन में कैप्टन वर्ड इज सेम, पर कैप्टन का रोल कौन प्ले कर रहा था, स्नेहा श्रीवास्तव, वो गर्ल सेक्शन था। कैप्टन वर्ड इज कांस्टेंट और रोल कौन प्ले कर रहा था, श्रेया अग्रवाल एंड श्रेया श्रीवास्तव। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द कैप्टन। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा, अलग अलग लोग। जब अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, ग्रेविटेशन। आप समझे, जब अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, मून इज इन सर्कुलर, मून इज इन सर्कुलर, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में, तो उस पर क्या लगना चाहिए, सेंट्रीपिटल। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स लगे कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में नहीं हो सकता। अच्छा, यहां सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, जैसे कैप्टन का काम श्रेया कर रही थी, वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के बाहर, सॉरी न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इज इन सर्कुलर, सर्कुलर मोशन है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और यहां सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये लिखे नहीं, समझे ये वाला बात। अच्छा, एक बात और बोलनी थी, लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी हम वहां जा रहे हैं, सुनिए सुनिए, ए रुको। अच्छा, और अगर मैं स्टोन को रस्सी से बांध के घुमा रहा हूं, तो स्टोन को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, टेंशन फोर्स। ये समझ गए। अच्छा, अब वो मून वाले प्रॉब्लम में जाते हैं, अर्थ और मून वाले प्रॉब्लम। ये अर्थ और ये मून, देखिए इधर, ये सर्कुलर मोशन में, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल। वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पे एक एक्सेलरेशन है ए। अच्छा, अगर मैं बाहर से देख रहा हूं, तो मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं कि नॉन इनर्शियल, मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं। और मैं इस मून को कैसा देखूंगा, घूमता हुआ, कौन से मोशन में, स्पीड क्या है, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और कोई भी मोशन होने के लिए क्या चाहिए, फोर्स। वो फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल। और कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशन। अच्छा, अब मैं आ गया मून के अंदर। अच्छा, मून मून घूम रहा है ना, तो अब मैं कौन से फ्रेम में आ गया, नॉन इनर्शियल। अब मुझे मून, आप अर्थ के ऊपर बैठे, आपको अर्थ घूमता हुआ दिख रहा है, नहीं, मैं मून के ऊपर आ गया, तो मून अब मुझे घूमता हुआ दिखेगा या रेस्ट में दिखेगा। अच्छा, बाहर से मैंने ही कहा था कि ये घूम रहा है, मतलब इसमें फोर्स लग रहा है। अंदर आके मैं बोल रहा हूं ये तो रेस्ट में है। अच्छा, ये रेस्ट में कैसे हो सकता है, एक फोर्स जो इसके अंदर की तरफ लग रहा था,
मैंने अपनी बात को बनाए रखने के लिए, कहने के लिए कह दिया कि एक और फोर्स है जो बाहर की तरफ लग रहा है, और ये फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बताइए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली में कोई फोर्स है क्या? नहीं, ये देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसा कोई फोर्स नहीं है। समझ आ गया? हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात सिर्फ वही करेगा जो कौन से फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो क्यों, किस फोर्स की बात वो क्यों करेगा? ताकि वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को वैलिडेट कर सके। तो अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिफरेंस समझ चुके हैं। अब हम इसका डिफरेंस लिखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स समझ आया? सबको समझ आ गया? सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फर्स्ट, इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन पूछ रहा हूं, आप डायरेक्शन बता रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स ऑलवेज। वो तो डायरेक्शन हो गया ना, डेफिनेशन की बात करें। एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन is always acted upon by a force known as centripetal force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिफरेंस बोलो। अच्छा, ये मिटा रहा हूं मैं, जगह कम पड़ जाएगी। हाँ, आप खुद से कितना डिफरेंस लिख पा रहे लिखिए, जो भी आपसे बन पड़ रहा है थ्योरी के अनुसार। 5-6 मैं लिख देता हूँ। 4 हो गए, बड़ी बात है। पहला, find the force that keeps an object moving in circular path with constant speed। अच्छा, इसको क्या लिखूंगा अभी तक? इट इज अ फोर्स it is a force defined by an observer in non-inertial frame of reference is used and is considered to validate Newton's second law of motion। एक बात बताइए, सुनो ना, अगर ये सब समझ नहीं आता तो लिख देना इट इज डिफाइंड एज लैक ऑफ सेंटीमीटर। सुनो इधर, अब आपको बहुत कुछ समझ आ चुका। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा था, अंदाज मार्क्स ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है सीधा, मैं इसको मोड़ना चाहता, तो मैंने किधर फोर्स लगाया? साइड किधर, और ये किधर मुड़ गया? किधर। अच्छा, अब मैं अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगाता हूं तो ये सेंटर की तरफ घूमेगा क्या? नहीं, ये क्या हो जाएगा? फ्लाई ऑफ
समझी? अगर मैं यहाँ फोर्स नहीं लगा तो ये सेंटर की तरफ नहीं जाएगा, ये फ्लाई ऑफ हो जाएगा ना। अच्छा ये फ्लाई ऑफ क्यों हो गया? क्योंकि मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगाया। अच्छा इसकी टेंडेंसी क्या थी? इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फ्लाई आउट अवे फ्रॉम द सेंटर। समझ आया? कोई डाउट नहीं? चलिए लिखिए और भी दो तीन देखते हैं। और इट में ऑल्सो be defined as lack of centripetal force or tendency of an object following a curved path to fly away from the center. क्लियर हो गया? इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? कर्व पाथ में टू फ्लाई ऑफ और टू फ्लाई अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा सेकंड, ये फर्स्ट डिफरेंस था। सेकंड डिफरेंस, ये फोर्स का डायरेक्शन कहां है? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। इसका along the radius away from center. Third difference, ये फोर्स रियल है, ये फोर्स रियल है ना? अच्छा ये रियल फोर्स है। इट कीप्स एन ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन। It keeps an object not to fly away from the center. और ये जो थर्ड पॉइंट, अच्छा ये रियल है कि वर्चुअल है? इमेजिनरी। ये फोर्स क्या है? फिक्टिशियस। ये फिक्टिशियस फोर्स है। अच्छा सुनो ना देवा, अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगाता, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, अरे रॉय और क्या इधर देख, मान लीजिए ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और मैं सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया, ये घूम गया। अच्छा अब अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगाता हूँ तो ये ऐसे ही चलता जाएगा ना? अच्छा ये क्या है? इसका इनर्शिया, ये इसका इनर्शिया है ना, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी में चलना चाहता है, ये ऐसे चल रहा है। अगर मैं फोर्स नहीं लगाया तो इसका इनर्शिया डायरेक्शन किधर है? इधर। मैं सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया, इधर घूम गया। अब अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगाता हूँ तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये बेसिकली क्या? इनर्शिया ऑफ मोशन। ये फिक्टिशियस फोर्स है। इट इज प्राइमरी इनर्शिया ऑफ मोशन। ये समझ आया? अच्छा इसके एग्जांपल बोलो, इसके एग्जांपल। सैटेलाइट ऑर्बिटिंग around the planet with electrons revolving around nucleus, moon revolving around earth, stone tied to a spring is rotated in a horizontal plane. बच्चा लोग, जब गाड़ी का चक्का चल रहा होता है
तो जो कीचड़ होता है वो सीधा इस डायरेक्शन में जाता है, या गाड़ी एक चक्का से चल रहा है, सुनो इधर, गाड़ी में जो भी कीचड़ है वो एक जगह पे आके ऐसे धक्का खाता है। अच्छा, फ्लाइंग ऑफ डस्ट फ्रॉम अ टायर, वो कौन सा फोर्स है? अच्छा, वो एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या? और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कुछ होता है नहीं, उस डस्ट का क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन, वो इनर्शिया ऑफ मोशन में सीधा। अब मान लीजिए आप सबको मैं वो राउंड अबाउट, वो जो पार्क में होता है ना राउंड अबाउट, मैं उस समय बैठा देता हूँ और थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देता हूँ और फिर उसको बंद कर देता हूँ, तो आप सब सीधा बाहर जाके गिरेंगे ना, यही होगा। तो क्या लिखता हूँ? फ्लाइंग अवे ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम राउंड अबाउट, फ्लाइंग अवे ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम राउंड अबाउट। और एक एग्जांपल, फ्लाइंग अवे ऑफ, हाँ, फ्लाइंग अवे ऑफ डस्ट फ्रॉम मूविंग व्हील। अच्छा, इस फोर्स के बारे में आइजैक न्यूटन ने बताया था, और इस फोर्स को एक्सप्लेन किया था क्रिश्चियन हाइगन्स। एंड अजीब बात है, बताइए तो कौन सा फोर्स पहले एक्सप्लेन किया गया था? सेंट्रिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पहले एक्सप्लेन किया गया। सेंट्रिक सेंट्रीफ्यूगल ये पहले एक्सप्लेन किया गया, ये 1659 और ये 1684। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ आ गया? चैप्टर मैंने चैप्टर में और कोई थ्योरी नहीं बताई, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हूँ, चैप्टर कंप्लीट हो क्या? हाँ हाँ, बहुत देर हो गई।